हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे राजस्थान की रहने वाली रक्षा वैष्णव जी ने भेजी है। ये कहानी सोहनगढ़ की रहस्यमय वादियों के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सोहनगढ़ की रहस्यमय वादियों की ये कहानी है। ये कहानी वीना और उसके 4 कज़न भाई बहनों की है, जो अपनी एक कज़न बहन की शादी में सोहनगढ़ जाते हैं। सोहनगढ़ उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। वीना वहाँ अपने कज़न आदित्य, नेहा, सोनल और विकास से मिलती है। सभी भाई बहन कई दिनों बाद आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने अपनी कज़न माया की शादी में खूब मस्ती और खूब धमाल मचाई। दरअसल माया की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी। शादी काफ़ी अच्छे से हुई और सारा अरेंजमेंट भी शानदार था। सबने इस शादी को मिलकर खूब एंजॉय किया और अपनी कज़न माया को नम आंखों से विदा किया। 3-4 दिन की मौज मस्ती के बाद अब सबके वापस लौटने का वक्त आ गया था। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ सुबह होते ही जाने वाले थे। इन चारों को भी सुबह सुबह अपनी अपनी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन इतने दिन साथ में मौज मस्ती करने के बाद अब इनका मन एक दूसरे से इतनी जल्दी जुदा होने के लिए राजी हो ही नहीं रहा था। सभी मायूस होकर बैठे थे। तभी विकास ने एक प्लान बनाया और उत्साहित होते हुए उसने कहा, क्यों ना हम सब कल जाना कैंसिल करके 1-2 दिन और रुक जाए यहाँ साथ में। और यहाँ रुक कर करेंगे क्या? अब तो शादी भी हो चुकी है, सारे मेहमान भी चले गए हैं, तो हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? नेहा ने पूछा। अरे यार नेहा, तू पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, फिर बाद में रिएक्ट किया कर। मेरे पास एक मस्त सा प्लान है जिससे हम यहाँ बोर भी नहीं होंगे और मजे भी बहुत करेंगे, विकास ने कहा। वो तो ठीक है विकास, पर तुम अपना प्लान तो बताओ, आदित्य ने पूछा। गाइस, क्यों ना हम सोहनगढ़ की हसीन वादियों में घूमने चले, जैसे फॉरेस्ट राइडिंग, एक्साइटेड होते हुए विकास ने कहा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? विकास ने सबसे पूछा। वाओ, बड़ा मजा आएगा इस ट्रिप में, खुशी से उछलते हुए वीना बोली। सभी को प्लान बहुत अच्छा लगा। अब तो बस सबको सुबह होने का इंतजार था। सबकी नींद उड़ चुकी थी, किसी को भी अब सब्र नहीं हो रहा था। जैसे ही सुबह के 9 बजे सब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गए। विकास ने अपने एक फ्रेंड समीर की खुली जीप का अरेंजमेंट कर लिया था। उसका फ्रेंड समीर भी उनके साथ उस ट्रिप में शामिल हो गया। इस तरह वे लोग कुल 6 लोग निकल पड़े सोहनगढ़ की उन रहस्यमय वादियों के सफर पर। विकास सोहनगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर ही बसे एक शहर बीजापुर में रहता था, इसलिए उसने सोहनगढ़ जाने का सारा इंतजाम अच्छे से कर लिया था। सब सफर का भरपूर आनंद उठाते हुए मजे से आगे बढ़ रहे थे। गीत गाते गुनगुनाते मजे से उनकी गाड़ी सरपट भाग रही थी। तभी नेहा ने इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हुए विकास से पूछा, विकास भैया, ये सोहनगढ़ के जंगल कुछ अजीब है ना? मैंने नेट पर सर्च किया तो नेहा आगे कुछ बोलती उससे पहले विकास ने उसे टोकते हुए कहा, क्या नेहा, ये सब तो बकवास बातें हैं। लोग तो हर दूसरी जगह के बारे में ऐसे ही अफवाह उड़ाते ही रहते हैं, पर क्या हर जगह भूत प्रेत होते हैं? नहीं ना। तुम ये सब फालतू काम बंद करो और इन खूबसूरत वादियों और जन्नत जैसे नज़ारों का जी भरकर दीदार करो। बाद में पढ़ना
अपनी ये इंटरनेट वाली बकवास, हंसते हुए विकास ने कहा। सच में विकास, गजब का नज़ारा है भाई, सोनल ने कहा। कहा था ना सोनल दी, सब बहुत एंजॉय करेंगे, कोई बोर नहीं होगा, सीना चौड़ा करते हुए विकास बोला। हाँ भाई, अब तू ज़्यादा क्रेडिट लेना छोड़ और ये बता, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मतलब कोई खास व्यू पॉइंट है? आदित्य ने पूछा। हाँ है ना आदि भैया, सनसेट पॉइंट है, रिंग पॉइंट है, समीर ने कहा। अच्छा चलो फिर, सनसेट तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, ये रिंग पॉइंट क्या है, वहां चलते हैं, आदि ने कहा। वैसे तुम दोनों यहाँ कितने बार आए हो? वीना ने समीर और विकास से पूछा। हम भी आज पहली बार यहाँ जा रहे हैं वीना दी, विकास ने कहा। पहली बार? पर क्यों? इतनी सुंदर जगह के इतने पास रहकर भी आज पहली बार, ऐसा क्यों? वीना ने फिर पूछा। बस दी, क्या बताएं, हम तो यहाँ कब से ही आना चाहते थे, पर वही नेहा के इंटरनेट जैसी ढेरों डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं इस जगह से, तो मम्मी पापा ने यहाँ आने से साफ मना कर रखा था, विकास ने कहा। ओह, तो आप बुआ जी की परमिशन के बिना यहाँ आए हैं जनाब, आदित्य ने कहा। जी आदि भैया, अगर मैं उन्हें यहाँ आने के बारे में बताता तो वे कभी हमें यहाँ आने ही नहीं देते, विकास ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा। वैसे तुम्हारी इंटरनेट वाली क्या स्टोरी थी इस जगह के बारे में नेहा? वीना ने पूछा। वो वीना दी, एक्चुअली इंटरनेट वाली कहानी के हिसाब से यहाँ सन 1857 में जब हमारे देश में आज़ादी की पहली लड़ाई अपने चरम पर थी, सैनिक विद्रोह हो गया था, उस वक्त यहाँ सोहनगढ़ के इन्हीं जंगलों के बीच आदिवासियों का एक गांव था। उस गांव के आदिवासियों ने मेरठ से भागकर आए कुछ क्रांतिकारी सैनिकों की छिपने में मदद की थी, जिसकी भनक कुछ भेदियों के द्वारा गोरी सरकार को लग गई थी। तब जनरल बेटिंग की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने गांव पर घेरा डालकर एक एक घर की चेकिंग की और गांव के लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। लोगों से सच पता करने के लिए अमानवीय यातनाएं दी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा। औरतों और बच्चों को कोड़े मारे, उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटा, पर उन लोगों के ईमान को नहीं डगमगा पाई। गांव के मुखिया और कुछ गांव के लोगों को जब इस बात की भनक लगी कि अंग्रेजी सेना गांव की ओर कूच करने वाली है, तो वे अत्यंत गोपनीय तरीके से गोपनीय जंगली रास्तों से क्रांतिकारी सैनिकों को तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, पर वे ये नहीं जानते थे कि अंग्रेजी सेना उनसे सच उगलवाने के लिए गांव के लोगों को किस प्रकार अमानवीय यातनाएं देगी। अंग्रेजी सेना ने अपनी हर संभव कोशिश कर ली, गांव के मुखिया को बीचों बीच बांधकर गोलियों से भून दिया, फिर भी गांव के लोग टस से मस नहीं हुए। तब जनरल बेटिंग ने क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। उसने रात में पूरे गांव में आग लगा दी, जिससे अपने घरों में सोते हुए गांव के सभी लोग अपने घरों व मवेशियों सहित जिंदा जल गए। बताया जाता है कि जब ये घटना हुई तब इस गांव की आबादी लगभग 250 से ज्यादा की थी। मतलब उस रात 250 से ज्यादा लोग और उनके पशु उस सनकी जनरल की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। कहा जाता है उस दिन के बाद यहाँ सब कुछ वीरान हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि उस गांव के अवशेष अब भी इन जंगलों के बीच में कहीं मौजूद हैं। कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि उन्होंने यहाँ एक साथ कई लोगों के चीखने, पुकारने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। सन 1857 के उस काले दिन के बाद
फिर कभी कोई यहाँ नहीं बस पाया। लोगों का मानना है कि आज भी गांव वालों की अतृप्त रूहें यहाँ भटकती हैं। इन वादियों में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे घोड़ों के चलने की आवाज़, लोगों के रोने की आवाज़, और सबसे बड़ी और अहम बात, इन घाटियों में आवाज़ गूंजकर कभी वापस नहीं आती, जैसे आमतौर पर हर घाटी में होता है। नेहा ने सबको इस जगह का इतिहास और वर्तमान बताया। तभी शायद लोग इस जगह को हॉन्टेड समझते हैं, विकास बोला। गाड़ी तेज गति से सरपट भाग रही थी। कुछ ही देर में वे लोग रिंग पॉइंट पर पहुंच गए। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। वाओ, यहाँ से नीचे देखने पर घाटी के बीच में सड़क एकदम रिंग की शेप में नजर आ रहा है, एकदम गोल राउंड। शायद इसीलिए इसे रिंग पॉइंट कहते हैं, वीना ने कहा। उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए और नीचे देखा, और सब उस जगह की खूब तारीफ करने लगे। फिर पता नहीं अचानक नेहा को क्या सूझा, उसने जोर से घाटी में तेज आवाज लगाई, नेहा! पर ये क्या? ना तो आवाज घाटी में गूंजी और ना ही लौटकर वापस आई। इंटरनेट की बात सच हो गई थी, और ये सब देखकर सब पूरी तरह से हिल चुके थे। सब आश्चर्यचकित थे। सबने एक दूसरे की तरफ आशंकित नजरों से देखा, और फिर नेहा ने एक बार फिर वही कोशिश की। उसने दोबारा घाटी में जोर से आवाज लगाई, नेहा! पर इस बार भी ना तो आवाज घाटी में गूंजी और ना ही वापस आई। अब सबके मुंह सूख चुके थे। फिर भी एक एक बार सबने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ। ना तो आवाज घाटी में गूंजी और ना ही वापस आई। सबके दिल में अब कहीं ना कहीं एक अनकहे भय ने जन्म ले लिया था। उस सुंदर और स्वर्ग जैसी जगह में भी अब उनका मन व्याकुल हो रहा था। वहां जो कुछ हुआ उसका उनके मन मस्तिष्क के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। वे सब बस वहां से चले जाना चाहते थे। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, सोनल ने सबका ध्यान बांटते हुए कहा। मन ही मन में सब यही चाहते थे, तो सोनल के कहते ही सबने जल्दी से हामी भर दी और आकर जीप में बैठ गए। समीर ने जीप स्टार्ट की। जीप के चलते ही सबने चैन की सांस ली। उन सब के मन में कई अनकहे सवाल थे, पर सबकी जुबान खामोश थी। जहां कुछ टाइम पहले जब वे यहाँ आए थे, उस टाइम जीप में कोलाहल मचा हुआ था। सब खूब मस्ती कर रहे थे, धूम मचा रहे थे, पर अब जीप पर पूरा सन्नाटा पसरा था। इस खामोशी के बीच बस एक ही आवाज थी जो उस टाइम सबके कानों में गूंज रही थी, और वो आवाज थी जीप के चलने की, जो कुछ ही देर में चलते चलते अचानक बंद हो गई और जीप ठिठक कर बस रुक गई। अरे यार समीर, क्या हुआ? जीप क्यों रोक दी यार? विकास ने झुंझलाते हुए पूछा। बाकी सब ने समीर की तरफ चकित नजरों से देखा। मैंने जीप नहीं रोकी, सच में पता नहीं ये कैसे रुक गई। क्या हुआ अचानक इस जीप को? मैं देखता हूं एक बार, समीर ने जीप से उतरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विकास भी जीप से उतरकर देखने गया। उन दोनों ने जीप का बोनट खोलकर चेक किया और विकास की तरफ देखते हुए समीर बोला, पता नहीं यार, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, फिर हुआ क्या? हुआ होगा कुछ। एक काम करते हैं, हम जीप में बैठते हैं और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद इस बार स्टार्ट हो जाए,
विकास बोला। शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। कहते हुए समीर ने बोनट बंद कर दिया और दोनों आकर फिर से गाड़ी में बैठ गए। क्या हुआ समीर, सब सही है ना? आदित्य ने पूछा। पता नहीं आदि भैया, इंजन में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, फिर भी स्टार्ट करके देखते हैं, शायद हो जाए स्टार्ट, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर सब टेंशन में आ गए थे और मन ही मन बस प्रार्थना करने लगे। समीर ने चाबी घुमाई और जीप तुरंत स्टार्ट हो गई। ये देखकर सब खुशी के मारे उछल पड़े, ये! फिर समीर ने जीप को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही कोशिश की और ड्राइव स्टार्ट की, तभी तेज आवाज के साथ गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया और सारी हवा निकल गई। ओह शिट, ये कैसे हो गया? अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए समीर बोला और एक एक करके सब गाड़ी से नीचे उतरे। अब क्या होगा समीर, टायर तो पंचर है, सोनल ने समीर से पूछा। कोई बात नहीं सोनल दी, स्टेपनी है हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समीर ने सोनल से कहा। तभी अचानक विकास जोर से बोला, अरे यार! क्या हुआ विकास? कहते हुए समीर और आदित्य विकास की तरफ गए और सामने का नजारा देखकर उन दोनों के भी होश उड़ गए। दरअसल स्टेपनी टायर भी पंचर थी और ये देखकर समीर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो हैरान होते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? स्टेपनी कैसे पंचर हो सकती है, जबकि ये तो बिल्कुल नई है, उसने कहा। मुझे पता है समीर, इसे हमने 2 दिन पहले ही तो खरीदा था, समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए विकास ने कहा और वो आगे बोला, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? स्टेपनी अपने आप पंचर कैसे हो सकती है? अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इन बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। सोचना है तो बस ये कि अब यहाँ से वापस कैसे जाए। मोबाइल का नेटवर्क भी तो नहीं है, आदित्य ने कहा। अब हम क्या करेंगे आदि भैया? कहीं इंटरनेट वाली बात सच तो नहीं हो रही है? सहमते हुए नेहा बोली। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, तुम घबराओ मत, कुछ सोचने दो हमें, हम जल्दी ही यहाँ से वापस जाएंगे, नेहा को समझाते हुए आदित्य बोला। वे लोग अभी इस शौक से उभरे भी नहीं थे कि अचानक वीना को सामने झाड़ियों से किसी की सरसराहट सुनाई दी। कुछ देर तो उसने वो आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया, पर ज्यादा देर वो खुद को रोक नहीं पाई और उन झाड़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उन झाड़ियों के करीब पहुंची, उसने अचानक वहां से एक बच्ची को निकलकर भागते हुए देखा, जिसे अचानक इस तरह से अपने सामने देखकर वीना की आंखें फटी की फटी रह गई और वो असंतुलित होकर नीचे गिर गई। उसे इस तरह घबराकर गिरते हुए देख सोनल और नेहा दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे संभालते हुए सोनल ने पूछा, क्या हुआ वीना, सब ठीक है ना? तुम इस तरह से गिर कैसे गई और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या तुमने? तब वीना ने सामने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कपकपाती हुई आवाज में कहा, वहां कोई है सोनल दी? कहां? झाड़ियों के पीछे, सोनल ने पूछा। हाँ सोनल दी, वीना बोली। तभी आदित्य, समीर और विकास भी वहां आ गए। सोनल ने थोड़ा डरते हुए झाड़ियों के नजदीक जाकर देखा, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है वीना, आखिर तुमने वहां देखा क्या? सोनल बोली। हाँ दी, वही है, घबराते हुए वीना बोली। पर क्या कोई जानवर था क्या वीना? आदित्य ने पूछा। नहीं, जानवर नहीं था आदि भैया,
मैंने वहां एक छोटी सी बच्ची को भागते हुए देखा। बहुत ही ज्यादा डरी हुई आवाज में वीना ने सबको बताया। अरे यार वीना दी, पहले ही यहाँ टेंशन कम है क्या, जो अब आप इस तरह की बातें करके सबको डरा रही हो? झुंझलाते हुए विकास बोला। विकास चुप करो, विकास को टोकते हुए तेज आवाज में आदित्य बोला और फिर वीना को समझाते हुए कहा, सब ठीक है बाबू, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आदि भैया, सोनल दी सच्ची, मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैंने यहाँ एक छोटी सी बच्ची को देखा है, सच। वीना ने फिर कहा। हम समझ सकते हैं वीना, तुम इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, शायद यही वजह है कि तुम्हें इस तरह से अजीब आभास हो रहा है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हम बहुत जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे, सच। वीना को समझाते हुए सोनल बोली। इसका मतलब आपको मुझ पर यकीन नहीं है सोनल दी? ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये महज मेरा वहम था, पर दी मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ सिर्फ मैं घबराई हुई थी, आप सब नहीं? क्या आप सबको मन ही मन कुछ अजीब सी फीलिंग्स नहीं हो रही थी? अगर हो रही थी तो जरा सोचिए, फिर ये वहम सिर्फ मुझे ही कैसे हो गया? आप लोगों में से किसी को क्यों नहीं हुआ? कहते हुए वीना थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए वहां से जीप की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह अपसेट देखकर बड़े भाई बहन आदि और सोनल बेहद दुखी हो गए। वहीं समीर, नेहा और विकास भी थोड़ा शांत हो गए। एक तो उन भयानक वादियों से निकलने की टेंशन और ऊपर से वीना के साथ हुआ ये हादसा। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि किस बात को सही माने और किसे वहम। आखिर करे तो करे क्या? सब लोग जीप के पास लौट आए। सबके चेहरे उतरे हुए थे। कुछ देर सब कुछ शांत ही रहा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए आदित्य बोला, देखो गाइस, यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से पैदल ही चलते हैं। दोपहर हो चुकी है, यहीं बैठे रहे तो शाम भी यहीं हो जाएगी और फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हाँ आदि, सही कह रहे हो तुम। सब अपना अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से जल्दी, सोनल ने कहा। सभी अपना अपना सामान लेकर चलने लगे। काफी देर चलने के बाद सभी को थकान होने लगी तो वे एक पेड़ के नीचे छाया देखकर कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुके। समीर ने अपनी बैग से बोतल निकाली और सभी को पानी दिया। सबने थोड़ा पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करने लगे कि तभी उन्हें वहां किसी बैलगाड़ी के चलने जैसी आवाज आने लगी। आवाज सुनकर सब चौंक उठे। ये कैसी आवाज है? विकास बोला। ये तो जैसे किसी काट के चलने की आवाज लगती है शायद। क्यों आदि? आदि से पूछते हुए सोनल बोली। हाँ सोनल दी, आवाज तो कुछ ऐसी ही है, पर पता नहीं कुछ दिख तो रहा नहीं है। कुछ दिखेगा भी नहीं, गंभीर होते हुए वीना बोली। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने चारों तरफ देख लिया पर कुछ नहीं दिखा और कुछ देर बाद वो आवाज आनी भी बंद हो गई। इस चीज ने उन्हें और ज्यादा डरा दिया। अब कहीं ना कहीं उन्हें वीना के बताए उस वाक्य पर भी यकीन हो रहा था। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़कर वे लोग तेजी से आगे बढ़े। उन्हें अब सिर्फ इस बात का ध्यान था कि जितना जल्दी हो सके वे इस खौफनाक जगह से निकल जाए। वे 6 लोग बिना इधर उधर देखे बस निरंतर चले ही जा रहे थे। तभी एक खौफनाक चीख ने उनके होश उड़ा दिए। सब एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने
आसपास देखा पर उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आई तो आई कहां से। मैंने कहा था ना सोनल दी, कुछ गड़बड़ है यहाँ, वीना बोली। ये जगह वाकई बहुत ज़्यादा अजीब है, विकास ने कहा। हाँ, सूरज ढलने को है, अगर यहाँ रात हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, आदित्य ने घबराते हुए कहा। सबने भागना शुरू कर दिया। आखिर अब ये दौड़ उनके लिए जिंदगी और मौत की दौड़ थी। उस समय उन लोगों की जो हालत थी उसे बयां करना बेहद मुश्किल था। सब भगवान का नाम लेकर बस भागे जा रहे थे। नेहा बेपरवाह भगवान का नाम बोल रही थी, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान प्लीज हमें बचा लो। बेपरवाह वो बोलते बोलते बस भाग रही थी कि तभी उसके पैर में ठोकर लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। आ! उसकी मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर सबके पैर एकाएक रुक गए। अरे नेहा, संभालो, कहते हुए वीना ने उसे सहारा दिया। बाकी सब भी उसके पास आए। विकास ने घबराते हुए नेहा से पूछा, तुम चल तो पाओगी ना नेहा? तुम्हारे पैर से खून आ रहा है। जी विकास भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी, नेहा बोली। रुको, मैं तुम्हारे पैर में पट्टी बांध देती हूँ ताकि खून बहना बंद हो जाए और चोट भी गहरी ना हो पाए। कहते हुए वीना ने अपने गले से स्कार्फ निकालकर नेहा के पैर पर पट्टी बांधी। तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। हे भगवान, अंधेरा हो गया, अब क्या होगा? घबराते हुए सोनल बोली। घबराओ मत सोनल, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और चाहे जो हो जाए हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। अगर हम अलग हुए तो, आदि ने गंभीर होते हुए कहा। सबने उसके कहे अनुसार एक दूसरे का हाथ थाम लिया और मोबाइल की रोशनी से आगे बढ़ने लगे। वे बस निरंतर चले जा रहे थे और हर गुजरते पल के साथ रात और गहरी हो रही थी। इसीलिए उनके कदम 4 गुना अधिक तेजी से बस आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उन्हें सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर वीना घबराकर चीखते हुए बोली, आदि भैया! क्या हुआ वीना, तुम ठीक हो? आदित्य ने पूछा। मैं तो ठीक हूं भैया, पर वो देखिए सामने क्या है, वीना ने सामने इशारा करते हुए कहा। क्या? कहते हुए आदित्य ने सामने की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। बाकी सबके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे सबके मुंह सूख गए। अब हम क्या करेंगे आदि भैया? दिन में बैलगाड़ी की आवाज आ रही थी पर बैलगाड़ी नहीं दिख रही थी, और अब बैलगाड़ी तो दिख रही है पर कोई आवाज नहीं आ रही। लगभग रोते हुए और घबराते हुए नेहा बोली, हमें छिप जाना चाहिए इससे पहले कि वो बैलगाड़ी हमारे करीब आए, समीर ने कहा। और सब झाड़ियों के पीछे जा छिपे। झाड़ियों के पीछे से झांककर वे उस बैलगाड़ी की तरफ देख रहे थे। जैसे ही वो बैलगाड़ी उनके पास आई, उस नज़ारे को देखकर उन लोगों के होश ही उड़ गए। बैलगाड़ी में बैठे लोग और वो दोनों बैल जो उस बैलगाड़ी को ढो रहे थे, सबके शरीर जले हुए थे। उस खौफनाक मंजर को देखकर नेहा की चीख बस निकलने ही वाली थी कि तभी विकास ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख को अंदर ही दबा दिया। साक्षात मौत उनके सामने नंगा नाच कर रही थी। वो बैलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी और बिल्कुल उन लोगों के सामने आकर रुकी। उस बैलगाड़ी को रुकता देख सबकी सांसें अटक सी गई। सब मन ही मन भगवान को याद करके अपनी सलामती की कामना कर रहे थे। वहीं वो बैलगाड़ी वहां से टस से मस नहीं हो रही थी। करीब 10 मिनट तक वो बैलगाड़ी वहीं खड़ी रही
और तब तक वे सभी लोग अपनी सांसें दबाए छिपकर उन झाड़ियों में दुबके थे। 10 मिनट तक उस बैलगाड़ी में कोई हलचल नहीं हुई और फिर 10 मिनट बाद एकाएक वो बैलगाड़ी हवा में विलीन हो गई। ये भयानक मंजर देख नेहा बेहोशी हो गई। नेहा, नेहा उठो, क्या हुआ तुम्हें? विकास ने उसे हिलाते हुए उठाने की कोशिश की। क्या हुआ विकास? समीर ने पूछा। पता नहीं यार, शायद डर के मारे बेहोश हो गई। हे भगवान, अब क्या करे? घबराते हुए सोनल बोली। घबराइए मत दी, कहते हुए समीर ने अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर नेहा के चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का, जिसके फलस्वरूप नेहा को होश आ गया। होश में आते ही वो चीखने लगी, प्लीज भगवान बचा लो मुझे, प्लीज गॉड सेव मी, प्लीज प्लीज। नेहा, नेहा सब ठीक है, आदि ने उसे झकझोरते हुए कहा। आदि के झकझोरने के बाद नेहा पूरी तरह से होश में आ गई और रोते हुए आदि के गले लग गई। आदि ने भी बड़े भाई होने के नाते उसे सांत्वना देने की भरपूर कोशिश की। ये सब कुछ अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नई मुसीबत आ गई। वे लोग जहां छिपकर बैठे हुए थे, वहां अचानक एक छोटे से बच्चे के रोने की तेज आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? नर्वस होते हुए सोनल बोली। ये सोचने का टाइम नहीं है सोनल दी, अब हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वीना ने कहा और वे सभी लोग वहां से जल्दी निकल भागे। पर आखिर भागकर जाते तो जाते कहां? वहां तो चारों तरफ वही खौफनाक जंगल और रूह कपा देने वाली भयानक आवाजें उनका खून सुखा रही थी। तभी अचानक सोनल को उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई और वो उछलकर बोली, हे गाइस, वो देखो, वहां सामने नीचे की तरफ रोशनी दिख रही है, शायद वहां कोई घर है। बाकी सबने भी सोनल की बताई जगह पर अपनी नजरें डाली। अरे हाँ, वहां तो बहुत रोशनी है, शायद एक से ज्यादा घर है वहां, विकास ने कहा। इस खौफनाक जंगल में घर, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, वीना ने कहा। यहां तो हर तरफ सब कुछ अजीब ही तो है, क्या पता हमें वाकई वहां से कुछ मदद मिल जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि वहां कोई गांव हो, समीर ने कहा। पर समीर, और इससे पहले कि वीना आगे कुछ बोलती, आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, वीना, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कहना चाहती हो, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माना कि वहां खतरा हो सकता है, पर वहां एक संभावना भी तो हो सकती है मदद की, और फिर यहाँ तो हर जगह खतरा ही है। कहते हुए आदित्य ने अपनी बात खत्म की। वे लोग निकल पड़े उस रोशनी की ओर और कुछ ही देर में उस जगह जा पहुंचे जहां से रोशनी आ रही थी। वहां कुछ कच्चे मकान और झोपड़ियां थे। घरों के बाहर मवेशी बंधे हुए थे, पर माहौल पूरा शांत था। ये देखकर विकास से रहा नहीं गया और वो बोला, अरे आदि भैया, इतने सारे घर हैं यहाँ, पर कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा है, और तो और कोई आवाज भी नहीं, इतनी खामोशी। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बहुत कुछ अजीब है यहाँ, बल्कि सब कुछ अजीब ही है यहाँ। अब भी वक्त है भैया, वापस चलते हैं यहाँ से, वीना बोल पड़ी। घबराओ मत वीना, ये कोई सिटी नहीं, गांव है, और गांव के लोग जल्दी सो जाया करते हैं, शायद इसीलिए सब कुछ शांत है यहाँ, सोनल बोली। और वे लोग उन घरों की तरफ देखते हुए आगे बढ़े, इस उम्मीद में कि वहाँ शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर वहाँ कोई इंसान तो क्या, एक रास्ते का कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पर कुछ घरों के बाहर
मवेशी जरूर बंधे हुए थे और सिर्फ यही वजह थी कि उन लोगों को वहां डर की बजाय मदद की उम्मीद थी। पर वीना, अब तक उसने जो कुछ देखा सुना था, इससे उसे यहाँ इस जगह का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर अपने शक को जाहिर कर लेने के बाद भी उसके भाई बहन उसकी चेतावनी को अनसुना करके वहां आ गए थे। वीना के मन का भय उसके व्यवहार में भी झलक रहा था। वो हर एक कदम फूंक फूंक कर चल रही थी। वो चल आगे रही थी, पर उसकी नजरें चारों दिशाओं में घूम रही थी। एक हल्की सी आहट भी उसके शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। वाकई उस जगह का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। दूर जंगल से आने वाली वो भयानक जानवरों की आवाजें और वहां उस गांव में चीर शांति भरा माहौल, ये सब वाकई एक खौफनाक हकीकत के रूप में उन लोगों के सामने था। अरे यार आदि भैया, पूरा गांव घूम लिया हमने, पर यहाँ तो ना कोई इंसान दिख रहा है, ना इंसान की जात। साले ऐसे कैसे सो गए सब, मानो मर ही चुके हो। खींचते हुए विकास बोला। विकास सही कह रहा है भैया, यहाँ तो ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे यहाँ सदियों से कोई रहता ही ना हो, समीर ने कहा। अब तो मुझे भी इस जगह पर मनहूसियत सी महसूस हो रही है और ये अजीब सी जलने की बदबू। हाँ, पता नहीं ये जलने की बदबू अचानक से कहां से आनी शुरू हो गई है। छी, कितनी गंदी बदबू है, नाक सिकुड़ते हुए नेहा बोली। यहाँ से हमारा लौट जाना ही ठीक होगा, इससे पहले कि यहाँ कोई नई मुसीबत आए, सोनल ने कहा। और वे लोग वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, सामने एक घर का दरवाज़ा खुला। दरवाजे को खुलते देखकर वे लोग थोड़ा घबराए, पर फिर भी उनके दिल में आशा की एक छोटी सी किरण हुई। उनकी आंखें भय और उत्सुकता भरी नज़रों से उस दरवाजे पर टिकी हुई थी। उन्हें इंतज़ार था उस शख्स का जो उस दरवाजे से बाहर आने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? ये कहानी अभी अधूरी है, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।